वेलकम दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम बिहार शिक्षा शोध एवं परीक्षण परिषद बिहार पटना का जो है टेक्स्ट बुक वो हम लोग छठा क्लास का पढ़ने जा रहे हैं। हिस्ट्री का जो है पहला देख सकते हैं चैप्टर, क्या, कब, कहाँ और कैसे, कि हमारे अतीत में हजारों साल पहले क्या हुआ था, कैसे पता लगाएं, इस पे आधारित है। कैसे कैसे हमारे जो मानव है वो चेंज होता गया, उसमें इतिहास बनते गया, उस पे हम देखेंगे। और हजारों साल पहले कैसे पता करें कि हजारों साल पहले कैसे क्या था सभ्यता। तो आज तो बहुत ही आसानी से हमें अतीत के बारे में पता चल जाता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था शुरू में। जैसे कि आप देख रहे हैं कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए हम रेडियो, टेलीविज़न और फिर अखबार की मदद लेते हैं। मदद लेते हैं 10-20 साल पहले क्या हुआ था, यह हम अपने माता पिता, दादा दादी या नाना नानी से जान सकते हैं। इस पे आधारित है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पे, अध्ययन का काल निर्धारण कैसे करें। अतीत से लेकर वर्तमान तक विभिन्न घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही इतिहास का विषय है। इस काम में आसानी के लिए इतिहास को काल खंडों में बांटा जाता है। समानतः 3 काल खंडों निर्धारित किए जाते हैं, जैसे प्राचीन, मध्य और आधुनिक। किंतु यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐतिहासिक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चलिए, यह विभाजन इस प्रक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं। प्रत्येक ऐतिहासिक युग की अपनी विशेषता होती है। भारत में प्राचीन काल मानव जाति के आरंभिक क्रियाकलापों से 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध मतलब 700 से 750 ईस्वी तक का निर्धारित किया जाता है। इसके आरंभिक चरण को पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि उस युग की घटनाओं का कोई क्रमबद्ध लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल में मनुष्य ने आग एवं पहिए का उपयोग सीखा, खेती और पशुपालन सीखा। इसी समय गांव एवं कस्बों तथा शहरों का विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से सुसंगठित राज्य का निर्माण आरंभ हुआ और कालांतर में विशाल साम्राज्यों की स्थापना हुई। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक आते आते इन साम्राज्यों का विघटन होने लगा। पुनः छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में आने लगे। 8वीं शताब्दी के मध्य मतलब 750 ईस्वी तक ये राज्य धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे, परंतु व्यापार एवं नगरें का फिर से विकास हुआ। 11वीं शताब्दी तक नए सैन्य साधन और उन्नत उत्पादन तकनीक का विकास हुआ। इस्लाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ और पुनः भारत में विशाल साम्राज्यों का गठन संभव हुआ। संस्कृति समन्वय भी हुआ। सांस्कृतिक समन्वय भी हुआ और सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित हुआ। यह प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पुनः पतनशील अवस्था में आ गई। इसी के साथ दूसरा प्रमुख काल या मध्यकाल का अंत हुआ। आधुनिक काल का प्रारंभ 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से हुआ, जब पश्चिमी देशों के द्वारा नए विचार और नई प्रशासनिक व्यवहार भारत में लाई गई। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार व्यवस्था एवं आगमन
आवागमन में विशेष प्रगति हुई। दुर्भाग्यवश यह नई प्रशासनिक व्यवस्था विदेशियों द्वारा स्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसाधनों का लाभ प्राप्त करना चाहते थे। इस व्यवस्था को उपनिवेशवाद कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी उन्नत देश किसी दूसरे कमज़ोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक शोषण करता है। उपनिवेशवाद का अर्थ ही होता है दोस्तों कि कमज़ोर कोई देश है उस पे आधिपत्य करके उसका आर्थिक शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। स्वाभाविक था कि भारतीयों में इसके विरुद्ध एक चेतना जगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से भारत में इस औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन सक्रिय हुआ, जो सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों से प्रेरित रहा। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिली और नया संविधान बना। इस संविधान के द्वारा जनता को अपने प्रतिनिधित्व द्वारा शासन का अधिकार मिला। यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है। अब दोस्तों आगे देखते हैं मानव जाति के इतिहास को हम कैसे जानते हैं। इस टॉपिक को मानव जाति के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है। इनमें से एक स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों को हम ढूंढ कर पढ़ते हैं। इनमें राजाओं एवं आम लोगों के जीवन, धार्मिक विचार एवं मान्यताएं, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पुस्तकें हाथ से लिखित होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः तारपत्रों अथवा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। दोस्तों ये अंडरलाइन करके लिख लीजिएगा। बहुत सी पांडुलिपियाँ अब नष्ट हो चुकी है। कुछ पुस्तकालयों एवं संग्रहालयों में सुरक्षित है। पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी एवं पालीगंज स्थित भरतपुरा के गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसे अनेक पांडुलिपियाँ सुरक्षित हैं। संग्रहालय और अन्य संस्थाओं में भी आप पांडुलिपियाँ देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त लिखित स्रोतों में अनेक महाकाव्य, कविताएं एवं नाटक आदि हैं। इनमें से कई संस्कृत भाषा में लिखे गए, जबकि अन्य प्राकृतिक, तमिल और कन्नड़ आदि में। तो दोस्तों हम लोगों से क्वेश्चन किया जाता है प्राचीन या आदिकाल का भाषा कौन कौन सा है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा, प्राकृतिक भाषा, तमिल और कन्नड़। ये काफ़ी प्राचीन भाषा है भारत का। जैसे कि ये देख रहे हैं दोस्तों, ये ताम्रपत्र है और ये अभिलेख है। ये दोनों में अंतर होता है जो आगे हम पढ़ेंगे। हम अतीत की जानकारी अभिलेखों से भी प्राप्त करते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु की सतहों पर नुकीले औजारों द्वारा उत्कीर्ण किए होते हैं। इन अभिलेखों में राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों के आदेश और उपलब्धियां वर्णित। इन्हें वैसे ही जगहों पर लगाया जाता था जहां अधिक से अधिक लोग आते जाते थे, ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उनमें लिखित आदेशों का पालन कर सके। इसके अतिरिक्त अतीत में बनाई गई एवं इस्तेमाल में लाई गई वस्तुओं के माध्यम से भी हम अतीत की जानकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं। ऐसी वस्तुओं में पत्थर एवं ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ, चित्रा एवं सिक्के आदि आते हैं। ये वस्तुएं पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानी जाती है, अर्थात काफ़ी प्राचीन होने के कारण इन्हें अवशेषों को जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है।
देखिए सिक्का है और मुहर देख पा रहे हैं, ये मृद भांड है। पुरातात्विक वस्तुओं में जानवरों, पक्षियों एवं मछलियों की हड्डियां भी मिलती हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस आकार प्रकार के जीवन पाए जाते थे। अनाज एवं कपड़ों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि अतीत में लोगों के पास खाने के लिए कौन कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। ये ब्रैकेट में पढ़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। डॉक्टर स्पूनर ने पटना के कुम्हरार नामक स्थान में खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल के स्तंभ निकाले हैं। इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इससे मगध साम्राज्य की समृद्धि एवं भव्यता पर प्रकाश पड़ता है। इस तरह पांडुलिपियों, अभिलेखों और सिक्कों तथा पुरातत्व से संबंधित अन्य स्रोतों के आधार पर पुरातत्वविद एवं इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और इन्हीं स्रोतों के माध्यम से वे अतीत की व्याख्या करते हैं। सिक्के शासकों द्वारा जारी किए जाते थे, जिस पर राजकीय चिन्ह, धार्मिक चिन्ह या कोई लिपि अंकित होती थी। सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। खुदाई में मिली वस्तुओं के विश्लेषण में समय का निर्धारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो समय निर्धारण के लिए कई विधियां अपनाई जाती है, लेकिन जो सामान्यतः प्रचलित है वह है रेडियो कार्बन विधि या कार्बन 14 पद्धति। रेडियो कार्बन विधि तिथि निर्धारण की यह काम भौतिक शास्त्री करते हैं। सारी वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो कार्बन 14 कहलाता है। रेडियोधर्मी वे पदार्थ होते हैं जिनमें से निश्चित दर में छोटे छोटे कण निकलते हैं। जब मनुष्य, पशु या पौधे जिंदा होते हैं तब वो जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण मरने के बाद उसे खो देते हैं। जब कोई मर जाता है तब वह वायुमंडल से कोई कार्बन 14 नहीं लेता, यद्यपि वह इसे एक निश्चित दर पर खोता रहता है। भौतिक शास्त्री इसी निहित कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर उस जीव की आयु निश्चित करते हैं। देखिए तिथि का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त में जानते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश में तिथियों की गणना विक्रम संवत या शक संवत के आधार पर होती थी, लेकिन अब पूरे विश्व में एक मानक के रूप में तिथियों की गणना मुख्यतः ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। इसमें ईसा मसीह के जीवन को 0 वर्ष माना जाता है। इसके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में BC जिसका है बिफोर क्राइस्ट और हिंदी में ईसवी पूर्व अर्थात ईसा पूर्व लिखते हैं। इसी प्रकार ई की शुरुआत उनके जन्म के वर्ष से है। जैसे यदि कहीं 2009 ईस्वी है AD यानी एनो डोमिनी लिखा देते हैं तो इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के बाद के 2009 में वर्ष से है। इसी प्रकार यदि वही 2500 ईसा पूर्व लिखा हुआ मिलता है तो इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के 25 वर्ष पहले का समय। तिथि निर्धारण को इस ग्राफ से समझा जा सकता है। जैसे देखा है ईसा पूर्व BC ईसा मसीह का जन्म, सन ईस्वी मतलब AD, एनो डोमिनी, ठीक है। जैसे देखिए 50,000 है, 10,000 BC है, 1,000 BC, 500 BC, 100 BC, 0 मतलब यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हो चुका है। ये इससे पहले का है, जन्म से पहले का ईस्वी।
इसके बाद ये जन्म के बाद का है। भौगोलिक पृष्ठभूमि। प्राचीन काल से लेकर अब तक के भारत के इतिहास को समझने के लिए सर्वप्रथम उसकी भौगोलिक रूपरेखा की जानकारी आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला देखते हैं दोस्तों, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र जो तराई के जंगलों से प्रारंभ होकर हिमालय के शिखर तक फैले हुए हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा, कुमायूं और सिक्किम के प्रदेश सम्मिलित हैं। दूसरा में है उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाऊ भूमि और अधिक पैदावार के लिए प्रसिद्ध है। इसमें सिंधु, गंगा, यमुना और सहायक नदियों से सिंचाई का काम होता है। यह देश का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तीसरा, दक्षिण के पठार के अंतर्गत उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी बहती है। इस भाग में विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियां हैं जो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से पृथक करती है। चौथा, सुदूर दक्षिण के मैदान में गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश में मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से अलग करते हैं, लेकिन इन पर्वतों में अनेक दर्रे यानी कि रास्ते हैं, जैसे खैबर, बोलन एवं गोमल दर्रा। इन दर्रों के माध्यम से भारत का संपर्क अफगानिस्तान तथा ईरान से बना रहता था। दर्रे पहाड़ियों के बीच के संकरे रास्ते होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ही मेहरगढ़ जैसे स्थान है जहां लगभग 6000 ईसा पूर्व में लोगों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। दोस्तों आपको बताते चलें कि एक ऐसा जगह मिला है भारत में जो लहुरा देव के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे 7000, यहाँ पे अब तो 6000 है, और 7000 ईसा पूर्व फसल मिला है। ये याद रखिएगा, कोड कर लीजिएगा यहाँ पे। वैसे भारत में पूछेगा तो ये आपका मेहरगढ़ होगा। जैसे फसलों का उपजाना, भेड़, बकरी तथा गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ही सिंधु एवं इसकी सहायक नदियां बहती है। सहायक नदियां आगे चलकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 या 2500 ईसा पूर्व, 4700 साल या 2500 ईसा पूर्व पहले इन्हीं नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 4700 साल दे या फिर 2500 ईसा पूर्व दे, तो नगरीय सभ्यता कब हमारे विकास हुआ है, तो 4700 साल पहले या 2500 ईसा पूर्व। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में गारो, खासी, जैंता, मिसमी एवं नागा पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के नाम पर ही यहाँ के आदिवासी मानव समूह की पहचान है। भारतीय उपमहाद्वीप के बीच विंध्य पर्वत विभाजक रेखा है। विंध्य के दक्षिण में ब्रह्मगिरी स्थल पर लगभग 3000 साल पहले लोगों ने महापाषाणी संस्कृति की निर्माण किया था। महापाषाणी संस्कृति में मृतक को दफनाकर उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर गाड़ दिए जाते थे। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर पूर्व एवं ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम में गंगा एवं उसकी सहायक नदियां बहती है। विंध्य पहाड़ियों
के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल है जहाँ सबसे पहले चावल यानी कि धान का उपजाया जाता था। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में स्थित कोल्डी हवा एवं चोपानी मांडो ऐसे स्थल हैं जहाँ पर सबसे पहले चावल या धान उपजाया जाता था। उत्तर भारत में बहने वाली नदी गंगा के दक्षिण का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। यहाँ के शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने यहाँ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। भौगोलिक रूपरेखा के इस विवरण से स्पष्ट है कि इस उपमहाद्वीप में यद्यपि अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने अपने ढंग से मानव समाज का निर्माण करते रहते थे, परंतु ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। ये लोग ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों में जोखिम उठाकर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र यात्रा करते थे और उपयोगी वस्तुओं का विनिमय यानी खरीद बिक्री करते थे। इसके अलावा लोगों को शिक्षा देने के लिए धार्मिक गुरु भी हमेशा भ्रमण करते रहते थे। यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर के लोग भी खैबर, बोलन और गोमल के रास्ते भारत आते रहे। इस आवागमन से हमारी संस्कृति परंपरा समृद्ध हुई। अब हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिमी की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। फारसी में यही शब्द हिंद एवं हिंदुस्तान जैसे नामों की उत्पत्ति उत्पत्ति का कारण था। इसी तरह एक दूसरे मान्यता के अनुसार इस देश का नाम भरत नामक मानव समूह के नाम पर पड़ा, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इसके उल्लेख ऋग्वेद लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलता है। अतः प्राप्त स्रोतों और साक्ष्यों के आधार पर आप प्राचीन भारत के इतिहास को आगे अध्यायों में पढ़ेंगे। प्राचीन काल में भारत मानव जीवन कैसा था, प्रारंभिक समाज कैसा था, इसके क्रमिक विकास कैसे हुआ, यह सब अगले अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। इसमें टोटल 6ठी क्लास में 14 है, जिसमें से एक पढ़ चुके हैं। अब 13 है, जो हम एक सप्ताह में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बिहार टेक्स्ट बुक ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी का 6 क्लास का हिस्ट्री फिर से हम लोग देखेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।